हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड के इतिहास में अभी अभी हमने ख़त्म किया है गढ़वाल का परमार वंश। तो जब गढ़वाल का परमार वंश मैंने ख़त्म किया था तब मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग शुरू करेंगे कुमाऊँ का चंद्रवंश का इतिहास। तो दोस्तों, आज से हमारा शुरू हो रहा है कुमाऊँ के चंद्रवंश का इतिहास। आपकी भी डिमांड थी चंद्रवंश के इतिहास की, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि चंद्रवंश का इतिहास शुरू कराइए। तो आज से हम लोग कुमाऊँ के चंद्रवंश का इतिहास शुरू कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक बार हम लोग ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं उत्तराखंड के इतिहास में। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, फिर हम पढ़े थे उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद हम लोग एंटर कर चुके थे उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में। उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्तराखंड का प्राचीन काल। उत्तराखंड के प्राचीन काल में हमने पढ़े थे कुड़िंद शासक, पढ़े थे शक, योधे, कुषाण, मौखरी, नाग, कार्तिकेयपुर, पर्वताकार राज्य। जो भी यहाँ से प्राचीन राजवंश उत्तराखंड में स्थापित हुए थे वो सारे के सारे हम लोग वहाँ से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने उत्तराखंड के मध्यकाल में एंटर किए थे। उत्तराखंड के मध्यकाल में हमने शुरू किया था गढ़वाल का परमार वंश। काफ़ी लंबा हमारा रहा था गढ़वाल का परमार वंश, क्योंकि सारी की सारी मैंने आपको जानकारी दी थी, पूरी डिटेल में वहाँ से दे रखी है। तो काफ़ी हमारा लंबा चला था गढ़वाल का परमार वंश, जिसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कुमाऊँ का चंद्रवंश का इतिहास। देखिए, गढ़वाल का जो परमार वंश है इसलिए लंबा हुआ था क्योंकि देखिए, गढ़वाल के परमार ने 1949 ईस्वी तक गढ़वाल पर शासन किया था। लेकिन कुमाऊँ के जो चंद्रवंश होंगे ये जैसे ही उत्तराखंड में गोरखा शासक आएंगे वैसे ही इनका अंत हो जाएगा। तो जो कुमाऊँ के चंद्रवंश का इतिहास है ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, इसको हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा कुमाऊँ का चंद्रवंश का इतिहास। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कुमाऊँ के चंद्रवंश के जो इतिहास का जो आधार है, जो बेस है, उसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। क्योंकि सबसे पहले बेसिक चीज़ें जानना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक से भी दोस्तों हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, कहाँ से आया था, कब इसकी स्थापना हुई थी, जिस जो संस्थापक था वो कहाँ से आया था, और किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और अगली वाली वीडियो से हम लोग जो हमारे चंद्रवंश के शासक रहेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे क्रमवार। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं चंद्रवंश के संस्थापक से कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था गढ़वाल का परमार वंश, तो वहाँ पर भी परमार वंश के संस्थापक को लेकर कई सारे इतिहासकारों में अलग अलग हमको वहाँ पर मत देखने को मिलते हैं। कुछ इतिहासकार वहाँ ये कहते हैं कि जो कनकपाल है वो था, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं सोनपाल वहाँ का संस्थापक था, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अजयपाल परमार वंश का संस्थापक था। तो वहाँ पर भी हमको 3-4 नाम मिले थे। उसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी देखिए चंद्रवंश के संस्थापक को लेकर भी 2 नाम हमको प्राप्त होते हैं, सोमचंद और थोहर चंद के। तो देखिए, इसमें भी काफ़ी विवाद है कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। कोई कहता है सोमचंद था, कोई कहता है थोहरचंद था। चलिए, हम लोग ये जान लेते हैं कि सोमचंद को मानने वाले कौन कौन से हैं, थोहरचंद को मानने वाले कौन कौन से हैं। चलिए ठीक है, देखिए, सोमचंद को संस्थापक मानने वाले जो इतिहासकार हैं वो हैं एडकिंसन और बद्रीदत्त पांडे, यानी कि बीडी पांडे। तो एडकिंसन और बद्रीदत्त पांडे क्या कहते हैं कि कुमाऊँ के चंद्रवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, सोमचंद था। लेकिन अगर हम लोग दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, थोहरचंद को संस्थापक मानने वालों में किस किस का नंबर आता है। देखिए, डब्ल्यू फ्रेजर है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट ऑन कुमाऊँ एंड गढ़वाल, जो कि 1813 ईस्वी में इन्होंने यह प्रस्तुत की थी। ये देखिए, जो हर्षदेव जोशी हैं, हर्षदेव जोशी ने भी अपना जो एक ग्रंथ लिखा हुआ है, जो भी इन्होंने वंशावली दे रखी है। तो इसी विवरण के आधार पर ही डब्ल्यू फ्रेजर ने अपनी यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो कि है रिपोर्ट ऑन कुमाऊँ एंड गढ़वाल। 1813 ईस्वी में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रांसिस हैमिल्टन का नंबर आता है। फ्रांसिस हैमिल्टन जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ है, उसका नाम है किंगडम ऑफ गढ़वाल। यहाँ पर किंगडम जैसे किंगडम आ जाएगा, किंगडम और गढ़वाल। ये है, इन्होंने 1881 में इन्होंने यह प्रकाशित करवाया हुआ था। अब देखिए, किंगडम और गढ़वाल भी एक ग्रंथ है, कनक निधि प्रेम निधि, कनक निधि प्रेम निधि एक ग्रंथ है। तो इन्हीं ग्रंथों के साक्ष्यों के आधार पर ही फ्रांसिस हैमिल्टन ने किंगडम ऑफ नेपाल लिखा हुआ है। तो किंगडम ऑफ नेपाल जैसे कि 1881 ईस्वी में प्रकाशित होता है और यह फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा लिखा गया है। इसमें यह कहा गया है कि कुमाऊँ के चंद्रवंश का संस्थापक थोहरचंद ही रहेगा। तो 2 नाम हमको प्राप्त हो गए हैं। उसके बाद तीसरा नाम हमको प्राप्त होता है हर्षदेव जोशी का। हर्षदेव जोशी, जैसे कि हम लोग गढ़वाल वंश में पढ़ चुके हैं, इनको हम पढ़ रहे थे जब परमार वंश, गढ़वाल के परमार वंश, वहाँ हमने काफ़ी चर्चा की थी इनके बारे में।
तो इन्होंने भी अपना जो साक्ष्य दे रखा है, इन्होंने भी यही कहा है कि जो चंद्रवंश का संस्थापक है वह थोहर चंद है। चलिए ठीक है, ये तो रही थी बातें इन इतिहासकारों की। अब हम लोग बात कर लेते हैं वास्तव में चंद्रवंश का संस्थापक था कौन, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोहर चंद की। अगर हम लोग बात करें थोहर चंद की, तो जो चंद वंशावली है उसमें थोहर चंद का जो हमको नंबर मिलता है वो मिलता है 23वां नंबर। और अगर इसके शासनकाल की हम लोग बात करते हैं तो 1261 ईस्वी में इसका हमको मिलता है शासनकाल। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें थोहर चंद की, 23वें नंबर का यह शासक हुआ था। अब एक बात बताइए, थोहर चंद से पहले जो 22 शासक रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? सोमचंद है, इससे पहले लक्ष्मी चंद है, कल्याण चंद है, इंद्र चंद है, वीणा चंद्र है, वीर चंद्र है, वीर चंद है, काफ़ी सारे चंद शासक हैं इससे पहले। वो शासक कहाँ जाएंगे? अगर हम लोग ये कहें कि थोहर चंद ही चंद्रवंश का संस्थापक रहेगा, तो इससे पहले के 22 शासक कहाँ जाएंगे? उनको हम लोग कहाँ ऐड करें? तो इस प्रकार से आप लोग ये देख सकते हैं कि जो थोहर चंद है वो बिल्कुल भी कहीं फिट नहीं हो पा रहे हैं, और 1261 ईस्वी में इनका शासनकाल बैठता है। तो ये भी देखिए, इनका शासनकाल देख सकते हैं, इनका जो क्रम आ रहा है 23वां नंबर, इस आधार पर हम लोग ये कहेंगे कि थोहर चंद चंद्रवंश का संस्थापक नहीं रहा होगा। अब देखिए, हर्षदेव जोशी, जैसे कि हर्षदेव जोशी चंदों के ही दरबार में रहे थे, इन्होंने भी अपनी जो रिपोर्ट दे रखी है, इन्होंने भी जो अपना ग्रंथ लिखा हुआ है, इन्होंने भी जो जो चंद्रवंश हैं उनका जो क्रम दे रखा है, वहाँ पर इन्होंने थोहर चंद को संस्थापक बताया हुआ है। जैसे कि ये दरबारी रहे थे वहाँ के, तो इन्होंने भी जो अपना साक्ष्य है वो गलत दे रखा है। क्योंकि अगर हम लोग थोहर चंद को मान लें तो उससे पहले के जो 22 शासक हैं वो हम कहाँ जा उनको मतलब कहाँ ऐड करें? अगर हम लोग बात करते हैं इंद्रचंद की, तो इंद्रचंद ने कुमाऊं में रेशम का कारखाना लगाया हुआ था, जो कि थोहर चंद से पहले राजा बना हुआ था। तो हमारा इंद्रचंद कहाँ जाएगा? रेशम कारखाना कहाँ जाएगा? तो इन सारे आधारों को देखते हुए हम लोग थोहर चंद को नकार देते हैं, एक बिल्कुल बिल्कुल ही एक सिरे से इसको नकार देते हैं कि थोहर चंद चंद्रवंश का संस्थापक था। हम लोग ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। तो इस आधार पर यही सिद्ध होता है कि सोमचंद ही चंद्रवंश का संस्थापक रहेगा, जो कि चंद्रवंश का पहला राजा हुआ था। थोहर चंद 23वें नंबर का राजा था और सोमचंद पहले नंबर का राजा और चंद्रवंश का संस्थापक रहेगा कुमाऊं के क्षेत्र में। देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ सकता है कि बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? आपका उधर क्या हो जाएगा? सोमचंद। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा, डब्ल्यू फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन और हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो थोहर चंद। जब देखिए थोहर चंद आएगा, जब देखिए इन इतिहासकारों के नामों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे ही यहाँ पर उत्तर देना हुआ है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये इनकी रचनाओं के बारे में पूछ सकता है, किंगडम ऑफ नेपाल है जो किसने लिखी हुई है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस हैमिल्टन ने। उसी प्रकार से रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल जो है वो किसने लिखी हुई है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू फ्रेजर ने। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो चलिए, सोमचंद के बारे में तो हमने बात कर ली कि ये तो सिद्ध हो गया है, सोमचंद ही चंद्रवंश का संस्थापक है। अब हम लोग सोमचंद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सोमचंद कहाँ से आया था। देखिए, जैसे कि मैं आपको पवार काल पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको वहाँ ये बताया था कि जैसे कि इतिहासकारों ने, जैसे कनकपाल कहाँ से आया था, इस बारे में भी इतिहासकारों की अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते थे गुर्जर प्रदेश से आया था, कुछ लोग कहते थे मालवा वाले क्षेत्र से आया था। मतलब वहाँ भी इतिहासकारों ने अलग अलग बातें हमको बताई हुई हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी चंद्रवंश के इतिहास में भी जो सोमचंद है ये कहाँ से आया था, इस बारे में भी हम लोग को कई सारी बातें हमको देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंदों का आदि स्थान प्रयाग के निकट झोसी था। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, जिसको कि वर्तमान में इलाहाबाद का नाम भी चेंज हो गया, प्रयागराज कर दिया गया है। तो एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंदों का आदि स्थान प्रयाग के निकट झोसी था, जो कि वर्तमान में कोई भी मतलब इतिहासकार हो, इसको सर्वाधिक प्रमाणिक माना गया है कि झोसी के निकट के ही ये राजा रहे थे। दूसरी ओर इलियट के अनुसार कुमाऊं के चंद्र राजा स्वयं को कन्नौज के शासक चंद्रपाल भूर अथवा फौर का वंशज बताते हैं। और कहीं कहीं ये भी बताया गया कि जो सोमचंद है वो चंद्रपाल का भाई था। चंद्रपाल का भाई था जिस समय चंद्रपाल ने इसको बताया था कि आप जाइए कुमाऊं पे, वहाँ पर आपकी ज़रूरत है, तो उस समय कहा जाता है कि ये सोमचंद झूसी में था। तो इस यहाँ पर जो है ना, कुछ भी हमको क्लियर नहीं किया हुआ है इतिहासकारों ने। तो आपको ये याद रखना है, जो सोमचंद है वो कहाँ से आया था? यह आया था इलाहाबाद में, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रयाग के निकट झूसी से। और अगर हम लोग बात करते हैं इलियट के अनुसार कुमाऊं के चंद्र राजा स्वयं को किनका शासक बताते हैं, किनका वंशज बताते हैं? तो कन्नौज के शासक चंद्रपाल भूर अथवा भौर का ये लोग अपने आप को वंशज बताते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है, जिस समय महमूद गजनवी ने जब भारत में आक्रमण किया था,
बारहवां भारत शायद वो आक्रमण था महमूद गजनबी का। तो जब उस समय यहाँ पर उसने आक्रमण किया था कन्नौज वाले क्षेत्र पे, तब जो ये शासक थे ये क्या इन्होंने क्या किया था, कुमाऊं के क्षेत्रों की इन्होंने अपना रुख अपना लिया था, क्योंकि वहां पर तो हाहाकार मच गया था महमूद गजनबी की आक्रमणों से। तो ये लोग भाग के कुमाऊं के क्षेत्र पर आ गए थे। तो इस प्रकार से भी एक ये वाली बात भी बोली जाती है। तो इस जो चंद्रपाल के जो वंशज हैं, जो वंशजों में सोमचंद ही आएगा। तो जो सोमचंद है वो कुमाऊं की तरफ भागा होगा और ये कुमाऊं में पहुंचा होगा। तो इस प्रकार से इसने कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना की होगी। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग बातें लिख रखी हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बात तो दोस्तों कन्फर्म हो गई कि जो सोमचंद है वो प्रयाग के निकट झूसी से आया था। लेकिन अभी भी इतिहासकारों में एक मत नहीं है कि यह झूसी से ही आया हुआ था। लेकिन एग्जाम में दोस्तों यही क्वेश्चन बनता है, प्रयाग के निकट झूसी से ही यह आया हुआ था। फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रवंश की स्थापना कब हुई थी। यहाँ से भी दोस्तों बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग डेट दे रखी हैं, जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि सबसे प्रमाणिक डेट हम लोग क्या मान सकते हैं। देखिए हमको 4 डेट यहाँ पर से प्राप्त होती है चंद्रवंश की संस्था, मतलब चंद्रवंश की स्थापना कब हुई थी। यहाँ से हमको 4 डेट हमको प्राप्त होती हैं। बद्रीदत्त पांडे जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि 700 ईस्वी में कुमाऊं के चंद्रवंश की स्थापना हुई थी। अजय सिंह रावत कहते हैं 1018 ईस्वी में कुमाऊं के चंद्रवंश की स्थापना हुई थी सोमचंद के द्वारा। डॉक्टर श्यामलाल कहते हैं कि 1025 ईस्वी में चंद्रवंश की स्थापना हुई थी। वहीं एडकिंसन ये कहते हैं कि 953 ईस्वी में चंद्रवंश की स्थापना हुई थी। देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक हम लोग तथ्य में हम लोग बात करते हैं, कहा यह जाता है जिस समय सोमचंद्र कुमाऊं पर आया था उस समय अंतिम कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव चंपावत के जो क्षेत्र है वहां पर सुई का जो किला है वहां पर उसका शासन चल रहा था। तो एक प्रकार से हम लोग ये देखते हैं जिस समय सोमचंद्र कुमाऊं पर आता है उस समय ब्रह्मदेव जो कि अंतिम कत्यूरी राजा रहा था यहाँ पर शासन कर रहा था। अब 700 ईस्वी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस समय तो ब्रह्मदेव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो कार्तिकेय पूर्व वंश चल रहा है इस समय की अगर हम लोग बात करते हैं ब्रह्मदेव की, तो इस समय 11वीं सदी की यह घटना हो सकती है, 11वीं सदी की। तो 700 ईस्वी इस समय कैसे आ सकता है। हर इतिहासकार ये जरूर कहता है कि जो सोमचंद आया था उसने ब्रह्मदेव की पुत्र से विवाह किया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो इतिहासकार हैं कोई 700 ईस्वी की डेट देता है, कोई 1018 की डेट देता है, कोई 1025 की डेट देता है, कोई 953 ईस्वी की डेट देता है। लेकिन जो ब्रह्मदेव है जैसे कि वो अंतिम कत्यूरी राजा था, वह 11वीं सदी के आसपास अपना शासन कर रहा था चंपावत के क्षेत्र में। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं जो बद्रीदत्त पांडे ने जो डेट दे रखी है 700 ईस्वी की, ये हमें गलत प्रतीत होती है। अजय सिंह रावत की हमको डेट कुछ कुछ सही मिलती है यहाँ पर से, डॉक्टर श्यामलाल की भी हमको डेट कुछ कुछ सही मिलती है यहाँ से। लेकिन जो एडकिंसन की डेट हमको मिलती है वो फिर से हमको गलत मिलती है यहाँ पर से, क्योंकि 11वीं सदी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 953 हो 700 ईस्वी कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर हम लोग क्या आधार मान लेंगे कि 1018 से लेकर 1025 ईस्वी के बीच में सोमचंद्र कुमाऊं पर आया था और इसने कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना की हुई थी। इस चीज को दोस्तों आपको अच्छे से समझना है और इन फैक्टों को आपको जानना है। एक बात हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग बद्रीदत्त पांडे की 700 ईस्वी की हम लोग डेट लेते हैं, देखिए इस समय तो यहाँ पर कार्तिकेयपुर का शासन चल रहा था। 700 हो 900 हो 1000 ईस्वी, इस समय तो कार्तिकेयपुर के जो राजा थे उनका यहाँ पर शासन चल रहा था। जो कार्तिकेयपुर राजा था पूरा फैला हुआ था पूरे क्षेत्र पर। तो यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर भी एक तथ्य ये भी बनता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं का शासन चल रहा था और अंतिम जो कत्यूरी शासक था ब्रह्मदेव उसकी पुत्री से विवाह होता सोमचंद्र का, जो कि 11वीं सदी की बात है। तो यहाँ पर जो डेट हमको मिलती है 700 900 ईस्वी वाली, ये तो वैसे ही गलत हो जाती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे हमको क्या डेट लेनी है। 1018 से 1025 की ईस्वी में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसी समय सोमचंद्र कुमाऊं पर आया होगा और यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना की होगी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हमने ये जान लिया है कि कुमाऊं के चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, वो था सोमचंद। और सोमचंद कब आया था हमने ये भी जान लिया कि 1018 से 1025 ईस्वी के बीच ही में यह कहीं पर आया होगा। अब देखिए सोमचंद कहाँ से आया था हमने ये भी जान लिया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए सोमचंद का कुमाऊं में आगमन, तो सोमचंद का कुमाऊं में आगमन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उस समय कुमाऊं में क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए जिस समय सोमचंद्र कुमाऊं पे आता है उस समय अंतिम कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव यहाँ पर शासन कर रहा होता है। जैसे कि चंपावत क्षेत्र में जो सुई का किला होता है वहीं पर ब्रह्मदेव का शासन चल रहा होता है। याद रखेंगे एक बात दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है
वैसे तो जब मैं आपको कार्तिकेयपुर राजवंश से पढ़ा रहा था, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि कार्तिकेयपुर राजवंश से कई सारी शाखाओं में विभक्त हो गया, तब मैंने आपको ये बताया था ब्रह्मदेव ने जो सुई शाखा थी उसकी स्थापना की थी और चंपावत में ही सुई का किला उसने स्थापित किया था, जिसको कि वर्तमान में सुई का टीला भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, सुई का किला हो, सुई का टीला हो, अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको टिक करना है चंपावत में ही यह स्थित है। तो जिस समय सोमचंद्र कुमाऊं पे आएगा उस समय जो चंपावत का क्षेत्र रहेगा, क्योंकि सोमचंद्र जो आया था पहले कुमाऊं में चंपावत के क्षेत्र में ही आया था, तो जिस समय यह आता है उस समय चंपावत में अंतिम कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव शासन कर रहा होता है। सुई का किला जैसे कि वहां पर स्थित है, वहां पर ब्रह्मदेव अपना शासन कर रहा होता है। और इसे ब्रह्मदेव ने ही एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों ब्रह्मदेव से मुझे याद आ गया, इस ब्रह्मदेव से एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जो टनकपुर और नेपाल के मध्य में जो ब्रह्मदेव जो मंडी है उसकी स्थापना भी इसी ब्रह्मदेव ने की हुई थी। क्वेश्चन बनता है ब्रह्मदेव मंडी कहाँ है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टनकपुर और नेपाल के मध्य में, यह ब्रह्मदेव की ही देन है। चलिए ठीक हो गया। तो सोमचंद्र का कुमाऊं में हम लोग आगमन करवाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ क्या है। देखिए सोमचंद्र जिस समय कुमाऊं आया, इस समय कुमाऊं में उथल पुथल का माहौल चल रहा था। जैसे कि कुमाऊं का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, इसके समय में जो कुमाऊं में जैसे कि जो कत्यूरी वंश की जो अनेक शाखाओं में कत्यूरी वंश इस समय जो कार्तिकेय वंश से बढ़ चुका था, तो देखिए तो उसी समय उथल पुथल का माहौल चल रहा था। तो अंतिम कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव, जिसे कि जागरों में वीरमदेव भी कहा गया है, तो यहाँ शासन कर रहा था। अंतिम कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव यहाँ पर शासन कर रहा था। ब्रह्मदेव सोमचंद्र से मिलकर काफी प्रसन्न हुआ तथा अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से करवा दिया तथा सोमचंद्र को दहेज में चंपावत में कुछ भूमि भी इसने दे दी थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम लोग फैक्ट पे हम लोग बात करते हैं। देखिए जैसे कि सोमचंद्र आ गया है, यहाँ पर क्यों आया था। देखिए सबसे पहली बात होती है यहाँ पर आया क्यों था, उसके आने का यहाँ पर कारण क्या रहा था, ये भी तो हमको जानना जरूरी है ना। अगर हम लोग एक एक चीज़ के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो ये भी जानना हमको जरूरी है कि सोमचंद्र कुमाऊं में क्यों आया था। देखिए इसके बारे में भी इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो सोमचंद्र है वो यहाँ बद्रीनाथ की यात्रा पर आया हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जैसे कि कुमाऊं में उथल पुथल का माहौल चल रहा था, तो इस समय जो कुमाऊं के जो शासक थे या फिर कुमाऊं के जो जो वहाँ पर मंत्रीगण थे, जो कुमाऊं के जो सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति थे दरबार में वहाँ पर कार्तिकेयपुर राज्य में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि यहाँ का जो यहाँ पर उथल पुथल चल रही है उसको संभाल सके। तो उन्होंने क्या किया था, चंद्रपाल जो था वहाँ का कन्नौज का शासक, उससे सहायता मांगी थी। तो चंद्रपाल ने अपने भाई जो सोमचंद्र है उसको भेजा था कुमाऊं पर, मतलब यहाँ पर बैठने के लिए, यहाँ पर जो उथल पुथल का माहौल चल रहा था उसको संभालने के लिए। तो यहाँ पर इसको लेके आते हैं सोमचंद्र को, यहाँ की परिस्थिति में इसको डालते हैं, यहाँ की सब चीज़ें संभालते हैं, सिखाते हैं इसको। उसके पश्चात सोमचंद्र को गद्दी पर बैठाते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर कुछ मत प्राप्त होते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर आया हुआ था। उसी दौरान ब्रह्मदेव से इसकी मुलाकात होती है, ब्रह्मदेव इससे काफ़ी प्रसन्न होता है और अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से करवा देता है। तो ये बातें दोस्तों रही थी, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातें हैं, हमको जाननी जरूरी है कौन इतिहासकार क्या कहता है। देखिए यहाँ से फैक्ट आपको ये याद रखने हैं कि सोमचंद्र जिस समय कुमाऊं पर, नोट करेंगे, सोमचंद्र जिस समय कुमाऊं पर आया था या फिर कुमाऊं में आया था, कुमाऊं की यात्रा पर था, चंपावत में आया था, कैसे भी दोस्तों एग्जाम बन सकता है। तो सोमचंद्र जिस समय कुमाऊं में आया था उस समय कुमाऊं पर कौन था, अंतिम कत्यूरी शासक यहाँ पर शासन कर रहा था। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रह्मदेव यहाँ पर शासन कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि सोमचंद्र का विवाह किसकी पुत्री के साथ हुआ था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रह्मदेव की पुत्री से ही सोमचंद्र का विवाह हुआ था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए सोमचंद्र को जो दहेज में देखिए भूमि तो मिल चुकी थी चंपावत में, तो सोमचंद्र ने दहेज से प्राप्त भूमि में राजबुंगा किले का निर्माण करवाया, जिसे कालांतर में चंपावत के नाम से जाना गया है। जैसे कि चंपावत में चंपावती नदी है, उसी के आधार पर चंपावत का नाम पड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बनता है राजबुंगा किला कहाँ है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंपावत में यह स्थित है। किसने इसका निर्माण कराया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सोमचंद्र ने इसका निर्माण कराया था। सोमचंद्र को जो दहेज में भूमि दी गई थी ब्रह्मदेव के द्वारा, उसी भूमि पर इसने राजबुंगा किले का निर्माण करवा लिया है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए सोमचंद्र किलों का निर्माण करवाने लग गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। उससे पहले आपको ये नोट कर लेना है सुई का किला या फिर सुई का टीला कहाँ पर है, ये है चंपावत में। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए यहाँ पर से कुछ जानने वाली बातें हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम ज़्यादा ही डीप बनता है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जानना ही बहुत ही आवश्यक है। देखिए, डॉक्टर गांगुली, डॉक्टर त्रिपाठी और अबू जैल अल मसूदी के अनुसार चंद राजा कन्नौज के शासकों के वंशज थे, जिन्हें फूर या भौर का वंशज बताया गया है। डॉक्टर त्रिपाठी ने फूर को प्रतिहार वंश का बताया है। प्रतिहार गुज्जरों की ही एक शाखा थी। देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण है दोस्तों कि फूर और भौर यहाँ पर नाम आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। और कन्नौज के शासकों का इनको वंशज बताया है डॉक्टर गांगुली, डॉक्टर त्रिपाठी और अबू जैल अल मसूदी ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि जो डॉक्टर गांगुली हैं, डॉक्टर त्रिपाठी हैं, अबू जैल अल मसूदी हैं, इनके अनुसार जो चंद शासक थे कुमाऊं के, वह किनके वंशज थे। तो आपको याद रखना है कन्नौज के शासकों के यह वंशज थे, और जिन्हें फूर या भौर कहा गया है। डॉक्टर त्रिपाठी ने फूर को प्रतिहार वंश का बताया हुआ है। क्वेश्चन बनता है डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार जो फूर थे वो किस वंश के थे। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिहार वंश के थे, और प्रतिहार गुज्जरों की ही एक शाखा थी। ये बातें दोस्तों आपको याद रखनी है। फिर देखिए, द्वाराहाट में गुजर देव के मंदिर की प्राप्ति भी यह सिद्ध करती है कि वे प्रतिहारों के ही वंशज रहे होंगे। जैसे कि जो प्रतिहार थे वो गुजरों की एक शाखा थी, और द्वाराहाट में हम द्वाराहाट जैसे कि अल्मोड़ा में है, तो क्वेश्चन दोस्तों ये भी बनता है गुजर देव मंदिर कहाँ है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा द्वाराहाट में। तो द्वाराहाट में हमको एक गुजर देव मंदिर की प्राप्ति होती है। तो यह भी इस बात से यह सिद्ध होता है कि वे प्रतिहारों के वंशज ही रहे होंगे। तो द्वाराहाट जैसे कि कुमाऊं का क्षेत्र हो गया ना अल्मोड़ा, तो यहाँ पर गुजर देव मंदिर की चंद शासकों ने की होगी, तो ये प्रतिहारों के वंशज रहे होंगे। तो ये ऐसे भी यहाँ पर से कयास लगाते हैं। इतिहास में झूसी को चंदवंशी राजाओं का राजधानी प्रतिष्ठान कहा गया है। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी कभी कभी देखो कुछ भी बन सकता है उत्तराखंड के एग्जाम में, तो आपको हर तरीके से यहाँ पर तैयार रहना पड़ता है। इतिहास में झूसी को चंदवंशी राजाओं का राजधानी प्रतिष्ठान कहा गया है। फिर देखिए क्वेश्चन बनता है कुमाऊं में चंद शासकों का मूल पुरुष किसे माना गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सोमचंद को ही कुमाऊं में चंद शासकों का मूल पुरुष माना गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए, कुमाऊं में कत्तूरी वंश के अवसान के बाद ही चंद वंश की स्थापना हुई थी। यानी कि जब कत्तूरी वंश का पतन हो गया था, उसी के बाद ही चंद वंश की स्थापना हुई थी। तो ये तो रही थी बात दोस्तों उत्तराखंड में चंद वंश की स्थापना कैसे होती है, किसने की, कब हुई थी, क्या कारण रहे थे, किस प्रकार से होती है, सारा का सारा हमने जान लिया है। अब देखिए, कुमाऊं में एक खसिया राज आता है। खसिया राज क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगली वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे सोमचंद के बारे में, आत्मचंद के बारे में, पूर्णचंद के बारे में, जो भी चंद शासक आएंगे उनके बारे में हम लोग क्रम से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग दोस्तों कुमाऊं में खसिया राज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ इसके बाद हम लोग सिर्फ शासकों के बारे में ही पढ़ें, बीच में हम लोग कुछ ना पढ़ें। चलिए ठीक हो गया। देखिए, सोमचंद के पश्चात कुमाऊं में उसके 7 वंशजों के समय तक उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में खसों का शासन रहा। इस कालखंड को खसिया राज कहा गया है। बाद में वीरचंद के नेतृत्व में एक बार पुनः चंदों की सत्ता कुमाऊं में पूर्ण रूप से स्थापित हुई। देखिए यहाँ पर से आपको महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है, खसिया राज का संबंध किन शासकों से है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खसिया राज का संबंध किन शासकों से है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंदों से है। हालांकि खसिया राज के बारे में जब हम आपको चंद शासकों के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उन्हीं चंद शासकों के दौरान इस टॉपिक को मैं और लेके आऊँगा एक बार, क्योंकि किस चंद शासक के समय खसिया राज प्रारंभ हुआ था। तो जब वो चंद शासक हम लोग पढ़ेंगे, तब वहाँ से हम लोग इस खसिया राज के बारे में थोड़ा अध्ययन और करेंगे। लेकिन ये जो कुमाऊं के खसिया राज है, इसको हम लोग और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सोमचंद था उस समय, तो खसिया राज का हमको कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसके पश्चात जो 7 वंशज इसके रहे थे, उसके बाद क्या होता है, कुमाऊं के क्षेत्रों पर क्या होता है, खसों का शासन रहा था। और देखिए, खसों का शासन बहुत टाइम तक रहा था। यहाँ पर भी 196 वर्ष से लेकर या फिर कह सकते हैं 213 वर्ष के बीच में इनका शासनकाल रहा था। तो जो भी इन्होंने यहाँ पर शासनकाल रहा था, जब तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था, तो उस कालखंड को यहाँ पर खसिया राज के नाम से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण है, खसिया राज का संबंध किन शासकों से है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये है चंद शासकों से। आपका उत्तर ये हो जाएगा। दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है। देखिए, जो खसिया राज है, इसको कुमाऊनी कला का स्वर्ण काल भी कहा गया है।
तो महत्वपूर्ण है, कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल किसे कहा गया है? खसिया राज को कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल कहा गया है। देखिए इस समय ये कहा जाता है, खसिया राज के समय ये कहा जाता है कि इस समय जो शासक थे वो तो चंद ही थे, लेकिन जो वास्तव में जो शासन कर रहे थे वो खस लोग ही कर रहे थे। जो खसिया राज था, जो खस लोग थे वही इस समय शासन कर रहे थे। मतलब जो कुमाऊं के चंद, वो जो सिर्फ नाम ही नाम के इस समय शासक थे, कोई भी इनका कोई प्रभाव नहीं था। जो मूलतः जो इसमें शासन करेंगे वो खसिया लोग ही इसमें शासन कर रहे थे। और इस समय काफ़ी अत्याचार भी इनके बढ़ गए थे। ये नहीं कि इनके टाइम में जो प्रजा खुश थी, ऐसा भी नहीं था। इनके टाइम में अत्याचार भी काफ़ी बढ़े हुए थे। तो अगर हम लोग बात करते हैं खसिया राज कितने समय तक चला था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 196 या 213 वर्ष के बीच में यह खसिया राज चला था। हो सकता है इसके बारे में दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हुए हैं, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातें हैं। 213 वर्ष कहीं देखने को मिलता है, कहीं मिलता है 196 वर्ष। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है, खसिया राज का संबंध किस वंश से है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद वंश से। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल भी इसको कहा गया है। फिर देखिए चंद शासकों की अगर हम लोग सौदाहा स्थल की हम लोग बात करते हैं, जिस समय चंद लोग आए थे यहाँ पर कुमाऊनी क्षेत्रों पर, तब इन्होंने अपना अधिकार यहाँ पर करना शुरू किया था, शासन प्रशासन करना शुरू किया था। तो इन्होंने जागेश्वर को चुना था सौदाहा स्थल के लिए, मतलब जो शव होते हैं उनके दाह संस्कार के लिए इन्होंने जागेश्वर को चुना था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, चंद शासकों का सौदाहा स्थल कहाँ पर था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जागेश्वर में ही। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए जागेश्वर ही चंद वंशों का मूल धार्मिक केंद्र भी था। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, चंद वंशों का मूल धार्मिक केंद्र कहाँ पर था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जागेश्वर में। हालांकि देखिए पहले चंद शासकों की राजधानी जो रहती है चंपावत में रहती है, बाद में राजधानी का परिवर्तन होता है और ये लोग अल्मोड़ा चले जाते हैं। फिर देखिए गुड्स ने कुमाऊं में चंदों के राज को दो कालखंडों में विभाजित किया है, जिसको प्रारंभिक चंद्रकाल और परवर्ती चंद्रकाल हम लोग कह सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रारंभिक चंदों को दो कालखंड प्रारंभिक चंद्रकाल और परवर्ती चंद्रकाल में किसने बांटा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गुड्स ने इनको बांटा है। फिर देखिए गुड्स के अनुसार जागेश्वर में फासना शिखर शैली के मंदिरों का निर्माण प्रारंभिक चंद शासकों के द्वारा ही कराया गया। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जागेश्वर में जो फासना शिखर शैली के हमको मंदिर मिलते हैं, इसका निर्माण किसने कराया था? तो जो प्रारंभिक चंद शासक थे इन्हीं के द्वारा ही इनका निर्माण कराया गया था। फिर देखिए विश्लेषण व अध्ययन की दृष्टि से हम लोग चंद शासन को निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए ये हमको इसलिए बांटने पड़ रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा अगर हम लोग पढ़ते हैं, हमको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। आद्य ऐतिहासिक मिथक काल, मिथक काल का मतलब जब हमको कोई चीज़ें हमको प्राप्त नहीं होती हैं, कोई हमको लिखित चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, कोई भी हमको ताम्रपत्र प्राप्त नहीं होता है, तो हम लोग सिर्फ मिथ्याओं के आधार पर इन बातों को कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक मिथक काल, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं चंदों के बारे में, उसी को हम लोग कहेंगे आद्य ऐतिहासिक मिथक काल। क्योंकि देखिए यहाँ तो हमको ना तो स्पष्ट डेट हमको मिलती है, हालांकि बाद में जो 11वीं 12वीं शताब्दी के जो भी चंद शासक आएंगे उनके बारे में जो हमको ताम्रपत्र मिलने लग जाएंगे, तो वहाँ से हमको चंद शासकों की डेट मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चंपावत में स्थापित चंद राजवंश। जब चंदों की राजधानी चंपावत में रहती है, उस दौरान क्या क्या वहाँ पर घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो उसको हमने दूसरे भाग में रख लिया है। फिर चंदों की नई राजधानी अल्मोड़ा में चंद शासक कौन कौन रहे थे, ये हमने इसको तीसरे भाग में रख लिया है। तो इस प्रकार से हमने पहला भाग तो पढ़ लिया है एक ही वीडियो में, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ें हमको जाननी थी। फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे चंपावत में स्थापित चंद राजवंश। ये थोड़ा हमारा जाएगा, इसको हम लोग अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चंदों की नई राजधानी कहाँ पर आएगी? अल्मोड़ा में। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज दोस्तों हमने पढ़ लिया है जो भी हमारे टॉपिक थे चंदों से संबंधित, जो भी हमारा बेसिक था वो हमने क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों यही हमारा चंदो वंश का जो बेसिक है कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी, कौन था संस्थापक, सोमचंद ही इसका संस्थापक रहेगा। अगर हम लोग 700 ईस्वी बद्रीदत्त पांडे की डेट मानते हैं, तो वहाँ से हमारा ब्रह्मदेव नहीं हमारा सेटल हो पाता है, क्योंकि जो ब्रह्मदेव है वो आता है 11वीं ईस्वी के आसपास। तो यहाँ पर से उनकी और इनकी डेट मैच नहीं होती है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी यहाँ पर इतिहासकारों में अलग अलग बातें हैं, एक मत है नहीं इतिहासकार यहाँ पर अपनी अपनी बातों पर। तो इस आधार पर हमको ये सब चीज़ें जो ब्रह्मदेव का शासन है और जो हमारा ब्रह्मदेव कत्यूरी वंश का अंतिम सम्राट हुआ उसको लेकर भी हमको चलना है, और साथ ही साथ में चंदों की हमको डेट भी ब्रह्मदेव से मिलवानी है। इस आधार पर हम लोग चंदों की जो डेट है उसको 1018 से 25 ईस्वी के बीच में ही मानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग सोमचंद के बारे में पढ़ेंगे कि सोमचंद ने जब यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी चंपावत में, तो उसने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की हुई थी। सोमचंद पढ़ेंगे, आत्मचंद पढ़ेंगे, पूर्णचंद पढ़ेंगे। तो 3-4 राजाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।